नमस्कार बच्चों। टर्न द बस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है बंटी कुमारी और हम लोग पढ़ रहे हैं कविता हमारी नींद। तो इससे पहले के वीडियो में हमने कविता पढ़ लिया है। आज हम लोग इस पाठ का कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न और इस पाठ के प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, हमारी नींद कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? यानी किस इसमें से कौन सी कविता संग्रह से ली गई है? ए दुष्चक्र में सृष्टा, बी पहल पुस्तिका, सी इसी दुनिया में, डी सदा नीरा। तो अगर आपने पाठ ध्यान से पढ़ा होगा कवि परिचय में तो आपको याद होगा कि इसका सही उत्तर होगा ए दुष्चक्र में सृष्टा। दूसरा प्रश्न है, नींद के दरमियान कुछ इंच बढ़ गए हैं। तो क्या बढ़ गए हैं यह हमें बताना है। हमारे पास ऑप्शंस है, ए लघु जीव, बी पुष्प वृंद, सी पेड़, डी लता जुल्म। तो इस कविता में कुछ इंच जो बढ़ गए हैं तो वह किसका लंबाई बढ़ गया है? पेड़ का। तो सही उत्तर होगा सी पेड़। अगला प्रश्न है, किसने अपने कोमल सींगों से ढकेलना शुरू किया? यानी कोमल सींगों से कौन ढकेल रहा है? ऑप्शन है, ए बैल ने, बी हिरन ने, सी अंकुर ने, डी बछड़े ने। तो सही उत्तर क्या होगा? सी अंकुर ने। अगला प्रश्न, देवी जागरण कहाँ हुआ था? आपको वह जगह बताना है कि देवी का जागरण कहाँ हो रहा था। तो ये सब बहुत कठिन प्रश्न नहीं होते हैं बच्चों, बस आपको कविता ध्यान से पढ़ना होगा और उसका अर्थ समझना होगा। ए गरीब बस्तियों में, बी मंदिरों में, सी शहरों में, डी गांवों में। सही उत्तर होगा ए गरीब बस्तियों में। लेकिन अगर आपने पाठ नहीं पढ़ा होगा तो आप तुक्का लगा के बोलेंगे कि देवी जागरण मंदिरों में हो रहा होगा। तो नहीं, देवी का जागरण कहाँ हो रहा था इस कविता में? ए गरीब बस्तियों में। अगला प्रश्न है, हमारी नींद कविता में हठीला किसे कहा गया है? तो हठीला यानी जिद्दी किसको बोला गया है? ए बालक को, बी श्रमिक को, सी प्रकृति को, डी जीवन को। सही उत्तर है डी जीवन को। हमारी इस कविता में, हमारी नींद कविता में हठीला जीवन को कहा गया है कि जीवन में चाहे जो भी होता है, अच्छा समय, बुरा समय, मुसीबत, कठिन, हमारा जीवन बढ़ता ही जाता है, इसलिए जीवन को हठीला कहा गया है। अगला प्रश्न, कवि हमें क्या सलाह देते हैं? तो कवि इस कविता में, हमारी नींद कविता में हमें क्या सलाह दे रहे हैं? तो ऑप्शन से, ए नींद से सोने की, बी नींद से जागने की, सी पैर पसार कर सोने की, डी इसमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा? बी नींद से जागने की। कवि हमें नींद से जागने को कहते हैं इस कविता में। तो सही उत्तर होगा बी। अब हम लोग कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न देख लेते हैं। यह इस पाठ के ही प्रश्न है, लेकिन अगर आप लोग इसको पूरा कर लेंगे तो अब बहुत सारे प्रश्नों का भी उत्तर दे सकते हैं और पाठ आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हमारी नींद कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि एक बिंब की रचना करता है, उसे स्पष्ट कीजिए। यानी प्रथम अनुच्छेद में, यानी पहले पैराग्राफ में एक बिंब के बारे में कवि बताते हैं। हम लोगों को उसका अर्थ बताना है। तो कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि बीरेन डंगवाल ने मानव जीवन का एक बिंब उपस्थित किया है। किसका बिंब? मानव जीवन का। सुविधा भोगी आराम पसंद जीवन नींद रूपी अकर्मण्यता की चादर से अपने आप को ढककर जब सो जाता है, तब प्रकृति के वातावरण में एक छोटा सा बीज अपनी कर्मठता रूपी सींगों से धरती के सतह रूपी संकटों को तोड़ते हुए आगे बढ़ता है। तो इस कविता में कवि क्या बोल रहे हैं कि हम जब मनुष्य सुविधा भी होगी, जब सो रहा होता है, तब प्राकृतिक अकर्मण्यता से अपना कार्य निरंतर करता रहता है।
एक बीज को कर्मठ बताया गया है, यानी जो अपना कार्य हमेशा करता रहता है उसे कर्मठ कहा जाता है। वह इस दुनिया को, ये जो धरती की जो सत्ता है उसके समान एक संकट, उसके लिए एक संकट के समान है, उसको तोड़ते हुए आगे बढ़ता है। यहाँ नींद, अंकुर, कोमल सिंह, फली हुई बीज, छत, ये सभी बिंब रूप में उपस्थित है। यानी इसका सीधा सीधा उत्तर नहीं, सीधा सीधा अर्थ नहीं है। तो यह सब बिंब है पहली पंक्तियां में, नींद, अंकुर, कोमल सिंह, फली हुई बीज, छत। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, मक्खी के जीवन क्रम का कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का क्या आशय है? तो कवि इस कविता में बोलते हैं कि नींद के दौरान एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ, तो उसका उल्लेख कवि क्यों कहते हैं और उसका क्या अर्थ है? तो मक्खी का जीवन क्रम का कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का आशय है निम्न स्तरीय जीवन की संकीर्णता को दर्शाना। यानी वैसा जीवन जो छोटा सा जीवन है उसको दर्शाते हैं। सृष्टि में अनेक जीवन क्रम चलता रहता है, यानी बहुत सारे प्रकार के, किन्हीं का जीवन बहुत अच्छा, किसी का बड़ा, किसी का छोटा चलता रहता है। तो वह मतलब कवि सबको दर्शाना चाहते हैं। वह जीवन क्रम की व्यापकता को लेकर कर्मठ और अकर्मठता का बोध कराता है, लेकिन मक्खी का जीवन क्रम केवल सुविधा भोगी एवं परिजीवी जीवन का बोध कराता है। तो वह हम लोगों को सब तरह का जीवन को दिखा रहे हैं और हमें हमारा ध्यान उस ओर केंद्रित कर रहे हैं। तो एक तरफ तो वह अंकुर की कर्मठता को दर्शाते हैं, वही अकर्मठता यानी मक्खी के जीवन को दर्शाते हैं। यानी वैसे लोग, जो लोग जीवन में कुछ भी नहीं करते हैं और उनका जीवन समाप्त हो जाता है, सुविधा भोगी लोगों की ओर हमारा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अगला प्रश्न, कवि गरीब बस्तियों का क्यों उल्लेख करता है? गरीब की बस्तियों में जागरण हो रहा था, तो उसका जिक्र कवि क्यों करते हैं? तो कवि गरीब बस्तियों के उल्लेख के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जहाँ के लोग 2 जून रोटी के लिए काफी मशक्कत करने के बाद भी तरसते हैं, वहाँ पूजा पाठ, देवी जागरण जैसा महोत्सव कुछ स्वार्थी लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए गरीब लोगों का उपयोग करते हैं। तो वह बोल रहे हैं कि गरीबों की बस्तियों में जागरण हो रहा है, यानी वैसे लोग, जो लोग मुश्किल से अपनी 2 वक्त की रोटी जुटा रहे हैं, वैसे कुछ ढोंगी लोग उनको प्रलोभन देकर वहां पे देवी जागरण करा रहे हैं। देवी जागरण यहाँ धूम धड़ाके से हो रहा है, इसलिए उसमें काफी खर्च होता है, तो इसलिए बता रहे हैं कि ढोंगी लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए, यानी अपने फायदे के लिए उनका एक तरह से उपयोग करते हैं गरीब लोगों का। अगला प्रश्न, कवि ने किन अत्याचारियों का जिक्र किया है और क्यों? तो कविता में तो कवि यहाँ उन अत्याचारियों का जिक्र करता है जो हमारी सुविधा भोगी आराम पसंद जीवन से लाभ उठाते हैं। यानी जो लोग बस, जिनको ऐशो आराम की जिंदगी मिल गई है और उनको आराम करना पसंद है, कोई कार्य नहीं करते हैं, ना किसी के लिए भला, ना अच्छा, ना अपना कार्य, वैसे लोगों को बोल रहे हैं। हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों में से लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवित नहीं रह पाते हैं, और इस अवस्था में अत्याचारी अत्याचार करने के वह और आंतरिक सभी साधन जुटा लेते हैं। बोलते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अत्याचारी हैं और लोगों का शोषण कर रहे हैं और जिनको आराम पसंद है, अपनी सुख सुविधा जुटाने में लगे हुए हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन को बेहतर करने के लिए लगातार परिश्रम कर रहे हैं, बहुत परिस्थितियों से लड़ रहे हैं, और उन्हीं लोगों पे अत्याचार करके यह अपना, अत्याचारी लोग हैं, अपना जीवन का साधन जुटाने में लगे हुए हैं। अगला प्रश्न, इनकार करना न भूलने वाले कौन है? यानी कौन वैसे लोग हैं जो इनकार करना अभी तक भूले नहीं? कवि का भाव स्पष्ट करिए, आपको इसका अर्थ बताना है। तो कौन से लोग हैं जो अभी भी इनकार करना नहीं भूले हैं? तो आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे हठ धर्मी हैं जो संवैधानिक और
वैधानिक स्तर पर कई गलतियां कर जाते हैं, लेकिन अपनी भूलें या गलतियों को स्वीकार नहीं करते। बोल रहे हैं कि हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं जो अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, वे साफ तौर पर अपनी भूल को इनकार कर देते हैं, जैसा लगता है कि उनकी दलील काफी साफ और मजबूत है। तो वह उन लोगों को, कौन लोग इनकार करना नहीं भूले हैं, वे अभी, यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी इनकार करना नहीं भूले हैं, यानी अपनी गलती कर देते हैं लेकिन अपनी गलती को नहीं मानते हैं। तो हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो असंवैधानिक कार्य करते हैं, जो जिनसे गलतियां हो जाती है, भले ही भूल से हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी भूल को स्वीकार नहीं करते हैं, यानी इनकार कर देते हैं। तो वैसे लोगों की बात कर रहे हैं। आखिरी प्रश्न है, कविता के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। यानी कविता का जो शीर्षक यानी जो हेडिंग है हमारी नींद, वह इस कविता पर कैसे सही बैठता है, हमें वह बताना है। तो यहाँ शीर्षक विषय वस्तु प्रधान है, यानी विषय वस्तु प्रधान है। शीर्षक छोटा है, हमारी नींद बस 2 शब्द का एकदम सा छोटा और सरल है और आकर्षक भी है, ताकि हमारी नींद तो मतलब उत्सुकता बैठती है मन में जानने के लिए। इसका शीर्षक पूर्ण रूप से केंद्र में चक्कर लगाता है, जहां शीर्षक सुनकर ही जानने की इच्छा प्रकट हो जाती है। तो बोले ना कि यह शीर्षक बहुत आकर्षित है, जैसे ही पता चलता है कि अगली कविता है हमारी नींद, तो हमारे मन में बहुत सारी उत्सुकता हो जाती है कि अरे हमारी नींद, यह कैसी कविता है, इसमें क्या होगा, हमारे मन में जानने की उत्सुकता आ जाती है। तो यह इस पर एकदम सही बैठता है। अतः सब मिलाकर शीर्षक सार्थक है। तो और कविता की पंक्तियों में भी आसपास में हमारी नींद इस शब्द को पकड़े हुए, ऐसा नहीं कि पहले पंक्ति में शुरू किया और आखिरी पंक्ति में। अगला प्रश्न है, व्याख्या करें, यानी आपको इसका आशय स्पष्ट करना है, इस पंक्तियों का अर्थ बताना है। गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। तो हमेशा की तरह आप लोग सबसे पहले लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी कविता हमारी नींद से ली गई है, जिसके कवि हैं वीरेन डंगवाल। सबसे पहले ये 2 लाइन जब भी आपको पंक्तियां दिया रहेगा या ले लेंगे, उसके बाद अपना उत्तर शुरू करेंगे। तो इस अंश में कवि ने उन लोगों का चित्र खींचा है जो गरीब बस्तियों में जाकर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए देवी जागरण जैसे महोत्सव का आयोजन करते हैं। यानी गरीब के बस्तियों में, गरीब लोगों में, जिनके पास खाने का 2 वक्त का रोटी भी नहीं होता है, वैसे जगह में जाते हैं और धूम धड़ाके से देवी जागरण कराते हैं। कवि कहते हैं कि आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे स्वार्थ परक लोग हैं जिनके हृदय में गरीबों के प्रति हमदर्दी नहीं है। बोल रहे हैं कि हमारे समाज में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको हम गरीबों से कोई हमदर्दी नहीं है, उनके सुख दुख की कैसे वह अपना गुजारा कर रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं, केवल उनसे समय समय पर झूठे वादे करते हैं नेता, पूंजीपति एवं अत्याचारी। ये सब गरीबों की आंतरिक व्यथा से खिलवाड़ कर उनकी व्यवस्था से लाभ उठाते हैं। तो यह सभी लोग जो है, गरीबों का नेता हो गए या पूंजीपति कोई भी हो गए या कोई ढोंगी बाबा हो गए, तो यह सब गरीब, सीधे साधे गरीब लोगों को ठगते हैं एक प्रकार से। तो उन्हीं के बारे में बता रहे हैं। अगला प्रश्न है, आपको इसका भी आशय स्पष्ट करना है। यानी के साधन तो सभी जुटा लिए हैं अत्याचारियों ने, की व्याख्या कीजिए। तो लिखेंगे आप कि प्रस्तुत पंक्तियां पाठ हमारी नींद से ली गई हैं, जिसके कवि हैं वीरेन डंगवाल। फिर लिखेंगे कि इस कविता में कवि सामाजिक अत्याचारियों की करतूतों का पर्दाफाश किया है, यानी अत्याचारी लोगों का कैसे वो लोगों का फायदा उठाते हैं, उसको सही बताए हैं। आज हमारे समाज में अनेक लोग हैं जो अपनी जिंदगी को आराम तलबी बना लिए हैं। ऐसी जिंदगी समाज और राष्ट्र के लिए खतरनाक परिधि में रहती है और इन्हीं में से सब
इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इनकी व्यवस्था का लाभ उठाने के लिए गलत अंजाम देने में पीछे नहीं हटते। अत्याचारी आंतरिक और बाह्य रूप से अपनी स्वार्थपूर्ण पूर्ति के लिए सभी प्रकार के साधन अपनाते हैं। तो आप लोग इसको सही से याद कर लीजिएगा। हमारा आखिरी प्रश्न, अगला प्रश्न है, हमारी नींद के बावजूद व्याख्या करिए। तो हमारी नींद के बावजूद, इतना जो पंक्ति है इसका अर्थ बताना है। तो आप फॉर्मेट लिख लीजिएगा, उसके बाद उत्तर शुरू करिएगा कि इसमें कवि समसामयिक कवि वीरेंद्र डगवाल ने वैसे लोगों का चित्रण किया है जो आरामदायी जीवन पसंद करते हैं, यानी जिनको जीवन में आराम पसंद है। और वह कहते हैं कि जीवन क्रम कभी रुकता नहीं है, समय का चक्र के समान बिना किसी की प्रतीक्षा किए हुए अनवरत आगे ही बढ़ता जाता है। यदि हमारे समाज का कोई व्यक्ति सुविधा भोगी आराम का जीवन पसंद करता है, तो कहीं एक पक्ष जरूर ऐसा भी है जिसका सिलसिला हमेशा आगे बढ़ता जाता है, जो कर्मवाद का संदेश देता है। तो हमारी नींद के बावजूद, तो कभी कह रहे हैं कि हमारे समाज में ऐसे लोग भी हैं जो जिनको बस जीवन में आराम पसंद है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कर्मवाद है, जो अपना कर्म हमेशा करते रहते हैं। वही तो हमारी नींद के बावजूद हमारा जीवन आगे की ओर निरंतर बढ़ता रहता है। अगला प्रश्न है, कविता में एक शब्द भी ऐसा नहीं जिसका अर्थ जानने की कोशिश करनी पड़े। यह कविता की भाषा की शक्ति है या सीमा, स्पष्ट करिए। तो कविता में बहुत ही सरल शब्द थे, सबका अर्थ आपको पढ़ते ही समझ में आ रहा था। पेड़ हो गया, नींद हो गया, अत्याचारी, गरीब, देवी जागरण, तो कोई ऐसा कठिन शब्द नहीं था। तो बोल रहे हैं कि यह इनकी मजबूत भाषा शक्ति है या यह इनकी सीमा है, इसको बताना है। तो कि यह भाषा की शक्ति है, क्योंकि यह भाषा की शक्ति है क्योंकि भाषा को किसी सीमा में बांध कर रखना भाषा के विकास पर पहरा देना है। तो यह कविता सरल भाषा में है, तो यह भाषा की शक्ति है। भाषा के उन्मुक्त रहने से ही भाषा की व्यापकता संभव हो सकती है। अतः यह कविता भाषा की सीमा नहीं होकर उसकी शक्ति है। तो आपको क्या बताना है कि यह कविता भाषा की शक्ति को दर्शाता है, उसकी सीमा को नहीं। तो आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।